सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में भी किसे चुना गया? तो आंसर होगा क्लाउडिया शेनबाम को। तो मैक्सिको के इतिहास में पहली बार महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। वैसे ये 1 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी, लेकिन इनका नाम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मैक्सिको में पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी। ये एक यहूदी हैं जिन्हें ऐसे देश में राष्ट्रपति चुना गया है जहां मुख्य रूप से कैथोलिक ईसाई रहते हैं। तो आप इस प्रकार भी कह सकते हो कि वे मैक्सिको की राष्ट्रपति बनने वाली पहली यहूदी भी होंगी। देखो, मैक्सिको की बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिकी देश है ये रहा मैप में मैक्सिको। कैपिटल मैक्सिको सिटी होती है, करेंसी है मैक्सिकन पीसो। अब आप जानते हो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है। अभी 2024 के जितने भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं और उसमें भी वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वाले, वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जनवरी से लेके अभी तक। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है और मेरे साथ साथ बोलना है ताकि ये आपको याद रह सके। देखो, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको हमेशा बताता हूं, ईरान का याद रखो। ईरान का इंपॉर्टेंट है। अभी तक इसके राष्ट्रपति कौन थे जिनका भी हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में निधन हो गया? तो इब्राहिम रायसी उनका नाम था। अभी कार्यवाहक प्रेसिडेंट कौन बने हैं? मोहम्मद मोखबर। उसके अलावा अभी चाड के प्रधानमंत्री बने थे अल्लामाए हलीना। चाड के प्रेसिडेंट बने मोहम्मद इद्रिस देबी। उसके अलावा वियतनाम के प्रेसिडेंट बने टू लैम। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री बने आंद्रेज प्लेंकोविक। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने थे जॉन स्विनी। पनामा के प्रेसिडेंट बने जोस राउल मुलिनो। सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने लॉरेंस वोंग। आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने बनर्जी बेनेडिक्सन। अच्छा, वैसे अभी आइसलैंड के प्रेसिडेंट भी नए बने हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा आगे। तो प्रधानमंत्री भी नए हो जाएंगे और प्रेसिडेंट भी नए हो जाएंगे। बाकी स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट बने थे पीटर पेलेग्रिनी। इजिप्ट के तीसरी बार प्रेसिडेंट बने अब्दुल फतेह अल सीसी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी जुडिथ सुमिनवा तुलुका। सेनेगल के प्रेसिडेंट बने बासिरो डियोमाए फे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने मोहम्मद मुस्तफ़ा। हंगरी के प्रेसिडेंट तामस सुलियोग। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। यमन के प्रधानमंत्री अहमद अवद बिन। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने ओल्जास बेक्तेनोव। फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने अलेक्जेंडर स्तब। कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने अजाली असोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने बर्नार्डो एवरेलो। ताइवान के प्रेसिडेंट बने लाई चिंगते। फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने गैब्रियल एटल। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने थे फेलिक्स त्सेसिकेदी। तो ये जनवरी 2024 से लेके अभी जून तक आपने जितने भी प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बने थे वो सारे रिवाइज कर लिए हैं। और जब भी इस तरह का प्रश्न आता है ये शीट में आपको बार बार रिपीट करवाता हूं अपडेट करके, ताकि ये चीजें आप यहीं पे इतनी बार रिवाइज कर लो कि ये चीजें आपको यहीं पे याद हो जाए और मैं आपको भूलने ना दूं। बस रेगुलर आप रहा करें और रिविजन के टाइम पे मेरे साथ साथ बोला करें, बस इतना सा आपको करना है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जर्मनी में बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किस भारतीय ने जीता? तो आंसर होगा तन्वी शर्मा ने। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 की, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ? जर्मनी में। और इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तन्वी शर्मा ने जीता। और आप कह सकते हो ये 15 साल की हैं, तो 15 वर्षीय तन्वी शर्मा का ये पहला सीनियर खिताब है। इसमें मेन सिंगल का टाइटल चेंग काई ने जीता है, वो चाइना के हैं, लेकिन वुमेन सिंगल वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक भारतीय ने जीता है। पीवी सिंधु भी बैडमिंटन प्लेयर हैं। अभी इनसे संबंधित 2 प्रश्न आपको बताऊं। अभी एक तो तंबाकू नियंत्रण टोबैको कंट्रोल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था इनको। उसके अलावा अभी जो BWF मलेशिया मास्टर्स 2024 का आयोजन हुआ था उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल तो इन्होंने नहीं जीता था, लेकिन उसमें ये रनर अप रही थी, उप विजेता रही थी। जीता तो चाइना की प्लेयर ने था, उनका नाम है वांग झियी, लेकिन उसमें उप विजेता पीवी सिंधु रही थी। अच्छा चलो, यहाँ पे बैडमिंटन से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताता हूं। और ये भी जो भी मैं आपको प्रश्न बताऊंगा ये 2024 में ही हमने पढ़े हैं बैडमिंटन से संबंधित, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये मैंने आपको बता ही दिया मलेशिया मास्टर्स वाला। इसमें मेन सिंगल का और याद रख लो, विक्टर एक्सेलसेन विजेता रहे, डेनमार्क के प्लेयर हैं। एक सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की ये जोड़ी जरूर याद रखना, बड़ी फेमस जोड़ी है हमारी। अभी फ्रेंच ओपन में मेंस डबल का खिताब जीता इन्होंने।
थाईलैंड ओपन में मेंस डबल का खिताब जीता। 2023 का जो खेल का सर्वोच्च सम्मान आप कहते हो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वो इनको मिला। और अभी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 जो कि मलेशिया में हुआ था, उसमें इंडियन वुमेन टीम ने गोल्ड जीता था। याद रखना 2025 में जो BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप होगा वो असम के गुवाहाटी में होगा। और हमारे एक बैडमिंटन प्लेयर है साई प्रणीत, इन्होंने संन्यास ले लिया। और इसी तरह से जापान के एक बड़े फेमस बैडमिंटन प्लेयर है केंटो मोमोटा, उन्होंने भी संन्यास ले लिया है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, थॉमस कप और उबेर कप। तो पहले तो ये याद रखना आप स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है और उबेर कप ये महिलाओं का होता है। अच्छी बात क्या है कि दोनों को चाइना ने जीत लिया। चाइना ने जीता ये अच्छी बात नहीं है, हमारे को याद कम रखना पड़ रहा है, इसीलिए बता रहा हूं कि हाँ दोनों को एक ही कंट्री ने जीता है, कि दोनों को चाइना ने जीत लिया इस रेस्पेक्ट में। और दोनों में हारा भी कौन है, इंडोनेशिया हारा है, तो हमारे को याद रखना आसान रहेगा, वरना चाइना जीता है। चलो क्या बोलूं, आगे देखते हैं। अभी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में बताता हूं। उसकी स्थापना होती है 1934 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके हेड हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो आप जानते हो असम के मुख्यमंत्री भी हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो स्थापना इसकी भी 1934 में होती है। हेडक्वार्टर इसका कुआलालंपुर मलेशिया में है और प्रेसिडेंट कौन है, पॉल एरिक हैं। ये कुछ बैडमिंटन से संबंधित कप से थॉमस कप, उबेर कप, सुद्दीरमन कप, नारंग कप, रहमतुल्ला कप, चड्डा कप, तो ये सब याद रखना, सबका संबंध बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 2023-24 UEFA चैंपियंस लीग ट्रॉफी को जीत लिया है, तो आंसर होगा रियल मैड्रिड। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2023-24 UEFA चैंपियंस लीग की, जिसको जीत लिया रियल मैड्रिड ने। आप जानते हो स्पेनिश फुटबॉल क्लब है ये, और इसने 15वीं बार ये खिताब जीता है या ये चैंपियंस लीग जीती है। और इसने किसे हराया, बोरुसिया डॉर्टमुंड फुटबॉल क्लब को, जो कि जर्मनी का है। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, रियल मैड्रिड को है ना लॉस ब्लैंकोस के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंपल से एक लाइन में याद रखेंगे कि 2023-24 UEFA चैंपियंस लीग ट्रॉफी को किसने जीता है, रियल मैड्रिड ने जीत लिया है। स्पेन का ये फुटबॉल क्लब है और इसने किसको हराया, जर्मनी के फुटबॉल क्लब को जिसका नाम है बोरुसिया डॉर्टमुंड को। UEFA मतलब क्या होता है, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना होती है 1954 में। आप कह सकते हो यूरोप में फुटबॉल की शासी निकाय के रूप में ये काम करती है। और इसमें सदस्य देशों की बात करें तो यूरोप के 55 देशों के राष्ट्रीय फुटबॉल संघ इसके सदस्य हैं। और एक पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है कि इजराइल जो कि एक एशियाई देश है, पर वो भी 1994 से इसका सदस्य है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क स्विट्जरलैंड में है और हेड है अलेक्जेंडर सेफरी। चलो आ जाओ फिर फुटबॉल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको और यहाँ पे रिवाइज कराता हूँ। एक तो अभी याद रखना कि AFC वुमेन्स एशियन कप जो 2029 में होंगे वो कहाँ पे होंगे, उज्बेकिस्तान में होंगे। और ये इंपॉर्टेंट मार्क करना क्योंकि पहली बार इसका आयोजन किसी सेंट्रल एशियन कंट्री में किया जाएगा और वो देश कौन सा है, उज्बेकिस्तान है। बाकी 2026 वाले ऑस्ट्रेलिया में होंगे। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 ये ब्राजील में होंगे। और अभी इंडियन सुपर लीग 2023-24 का आयोजन हुआ था, उसको मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने जीता मोहन बागान को हरा के। संतोष ट्रॉफी 2023-24 को अभी सर्विसेज ने जीता था गोवा को हरा के। और एशिया का जो सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है ना, वो डूरंड कप है, अभी 2023 में हुआ था ये लास्ट। 132वां संस्करण था, उसको मोहन बागान ने जीता था, ईस्ट बंगाल को हराया था। वहीं अगर बात करते हैं कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 की, इसमें भारत और बांग्लादेश को संयुक्त रूप से विजेता बन गया था। फ्रेंच ओपन फुटबॉल लीग 1 पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब ने जीता था। मेंस AFC अंडर 23 एशियन कप, इसको जापान ने जीता था, उज्बेकिस्तान को हराया। और ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के हेड कौन है, कल्याण चौबे हैं। बाकी आपको याद दिलाऊं, अभी BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 चुना गया था मैरी एयरअप्स को, ये इंग्लैंड की हैं। अभी 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन सऊदी अरब में हुआ था, उसको मैनचेस्टर सिटी ने जीता। बैलन डी'ओर पुरस्कार ये भी पुरुषों में लियोनेल मेसी को दिया गया और महिलाओं में एटना बोनमाटी जो कि स्पेन की है। याद रखना फीफा मेंस वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, 2022 वाला तो 22वां संस्करण था जो कतर में हुआ था, जिसका शुभंकर मैस्कॉट था लाइव। अर्जेंटीना ने जीता था, फ्रांस को हराया था। उसके अलावा 23वां संस्करण ये 2026 में होगा 3 देशों में, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। और 25वां संस्करण
2034 में होगा, 2034 में कहाँ पे, सऊदी अरब में। और उसी समय याद दिला दूं कि सऊदी अरब ये 22वें एशियन गेम्स को भी होस्ट करेगा। बाकी ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया। देखो, वर्ल्ड वाइड फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो फीफा है। तो फीफा की स्टैटिक देखें तो स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेनिटो। कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो रॉवर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, इन सब का संबंध आपके फुटबॉल से है। एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं ये भी याद रखना, 11 प्लेयर्स होते हैं। तो ये फुटबॉल से संबंधित अभी जितने भी आपने प्रश्न इंपॉर्टेंट देखे वो सारे मैंने आपको यहाँ रिवाइज कराए, इनको ध्यान में रखना। और हाँ गाइज, अगर आप में से कोई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहले तो मैं आपको ये याद दिला दूं कि क्रैक एग्जाम चैनल पे अगर आप करंट अफेयर्स देखते हैं तो सबसे पहली चीज आप ये याद रखें कि आपको रेगुलर रहना है, तभी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इसी तरह से मैं आपके पुराने करंट अफेयर्स का जितना मुझसे हो सकता है वो इसी क्लास में आपको रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा। उसी प्रश्न से संबंधित रिवीजन मैं यहाँ पे करवाता हूँ आपको। लगभग 25 मिनट के आसपास की क्लास लूंगा और इतना सारा मटेरियल आपको दे दूंगा, इतना सारा रिवीजन करवा दूंगा कि कहीं और अगर आप जाकर के देखोगे तो इतने ही कंटेंट के साथ एक एक घंटे की 40-40 मिनट की क्लास आपको लेनी पड़ जाएगी। लेकिन हम कोशिश करेंगे 25-26 मिनट के आसपास इसे खत्म कर देते हैं, तो आपकी टाइम की बचत कराऊंगा। और दूसरी बात, जब भी मैं आपको रिवीजन कर रहा हूं तो मेरे साथ साथ बोलना है, क्योंकि मेरा प्रयास यही है कि आपको यहीं पे मैक्सिमम चीजें याद करवा दूं। लेकिन ये सफल तभी होगा जब मेरे साथ साथ आप बोला करेंगे। मैं आपके सामने शीट रख देता हूं पूरी, साथ में मैं भी बोलता जाता हूं। तो अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो मेरे साथ लय बन जाएगी, और लय बनेगी तो आप बोलना स्टार्ट कर दोगे। स्टार्टिंग में तो आप देख देख के बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे स्कूल की प्रेयर नहीं होती क्या, सब साथ साथ बोलते हैं तो एक लय बन जाती है, अकेले तो बोल ही नहीं पाते। तो वही फंडा है। और प्लीज सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे तो एक वीडियो को लाइक जरूर देना आपकी तरफ से, और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना वीडियो को। बाकी क्विज और पीडीएफ आपको मिल जाती है क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी अगला प्रश्न देखिए। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में उत्तर पूर्व का दूसरा IIM ये कहां पे खोला जाएगा? तो आंसर होगा असम में। तो असम के कामरूप जिले में IIM स्थापित किया जाएगा, और इसका मार्गदर्शन कौन करेगा? IIM अहमदाबाद, यानी कि मेंटरशिप करेगा IIM अहमदाबाद। और ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में दूसरा IIM होगा। अब आप पूछोगे पहला वाला कहां पर है? तो शिलोंग में है, IIM शिलोंग। अभी वैसे इंडिया में अभी तक 21 IIMs मिलेंगे आपको, और ये IIM कामरूप 22वां होगा। IIM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये भारत में टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। तो याद रखना, उत्तर पूर्व का दूसरा IIM कहां पे खोला जाएगा? असम में, असम के कामरूप जिले में। अच्छा, यहाँ पे कुछ इस तरह के प्रश्न आज मैं आपको रिवाइज कराता हूँ जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पहली बार चीजें हुई हैं। जैसे कि देखो, पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की आधारशिला कहाँ पे रखी गई थी? असम में, असम के डिब्रूगढ़ में। और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा सिक्किम। पूर्वोत्तर के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? असम में, असम के कामरूप जिले में ही। डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा, ये गुवाहाटी का जो गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट है वो। आधार से जुड़े जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना था कौन सा? नागालैंड बना था। और ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्वी रेलवे का पहला स्टेशन कौन सा बना था? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। उत्तर पूर्वी राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन ये असम में शुरू हुई थी, गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल का जो न्यू जलपाईगुड़ी है उसके बीच में। और अगर पूछे हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य, ये अरुणाचल प्रदेश बना। और पूछे कि दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा ये कहाँ पे लगाया गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा, तो आंसर होगा असम में। और भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पे शुरू हुआ? असम में ही। पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय फिश म्यूजियम ये भी स्थापित होगा अरुणाचल प्रदेश में ही। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सारे ये नॉर्थ ईस्ट साइड से ही हैं, और उसमें जो पहली बार चीजें हुई हैं वो मैंने यहाँ पे आपको एक साथ रिवाइज कराया। इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 जून को। तो हर साल 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे के रूप में मनाया जाता है, और इसकी इस बार थीम है साइकिलिंग के माध्यम से स्वास्थ्य, समानता और स्थिरता को बढ़ावा देना, प्रोमोटिंग हेल्थ इक्विटी सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग। तो उद्देश्य समझ में आता है क्यों मनाते हैं। साइकिल चलाने से होने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानकारी देने के लिए इसको मनाते हैं। वैसे 1 जून को आपको पता है वर्ल्ड मिल्क डे हमने मनाया था। 2 जून को भी याद रखना तेलंगाना का स्थापना दिवस होता है। आप सबको पता है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के नया राज्य बना था कब?
2 जून 2014 को, और उसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। और अब याद रखना, आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो हैदराबाद नहीं है। पहले इनके बीच में समझौता हुआ था कि भैया 10 सालों तक हैदराबाद आपकी कैपिटल रख सकते हो, लेकिन अब 10 साल पूरे हो चुके हैं 2014 से लेकर 2024 तक। और इसके अलावा 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे के रूप में भी मनाते हैं, जिसकी थीम है एक्सेस टू जस्टिस। ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं हम। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी डेटा के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है? आंसर होगा सिंगापुर। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई विदेशी नागरिक या कोई विदेशी संस्था, कोई कंपनी भारत में अगर इन्वेस्ट कर रही है तो उस इन्वेस्टमेंट को क्या कहेंगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अभी सरकार ने जो डेटा जारी किया है उसके अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई किस देश से आया है? तो आंसर होगा सिंगापुर। लेकिन इस बार इस डेटा में, इस रिपोर्ट में यह भी बताया कि इस बार एफडीआई में गिरावट देखी गई है। टोटल गिरावट की अगर बात करेंगे तो 3.5% की गिरावट देखी गई है। वहीं सिंगापुर से जो एफडीआई आया है ना, उसमें भी गिरावट आई है। और कितनी गिरावट आई है? 31.55% की गिरावट आई है। वहां से आया कितना है? अगर रुपयों में, संख्या में बात करोगे तो $11.77 बिलियन एफडीआई सिंगापुर से आया है। और इसके साथ भी ये टॉप पर है। बाकी जितने भी देशों से आया है उनमें से सबसे ज्यादा यहीं से आया है। गिर गया है लेकिन फिर भी टॉप पर बना हुआ है। वैसे भारत में टोटल एफडीआई आया कितना? $44.42 बिलियन, जिसमें से $11.77 बिलियन सिंगापुर से है। तो सबसे ज्यादा सिंगापुर से, फिर मॉरिशस, फिर अमेरिका। और आप देख भी रहे होंगे, अगर एक आध साल से आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो हर बार एफडीआई सिंगापुर से ही सबसे ज्यादा आता है। आपने सुना होगा, देखा होगा। और ये बात चली आ रही है 2018-19 से, मतलब भारत में 2018-19 से सबसे ज्यादा एफडीआई यहीं से आ रहा है, सिंगापुर से। और आपको 2-3 पॉइंट्स में आपको याद दिला दूं कि सरकार ने स्पेस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में और टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई की मंजूरी दे दी है। तो यहीं से एक करंट अफेयर्स का प्यारा सा प्रश्न बनता है कि स्वीडन की एक कंपनी है साब, उसका नाम है साब, और भारत में डिफेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी देने वाली ये पहली कंपनी बनी थी। तो बड़ा अच्छा प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश की अदालत ने गोल्डन राइस और बीटी बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई है? तो आंसर होगा फिलीपींस। तो अभी फिलीपींस की एक अदालत ने अभी हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस और बीटी बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है। पहले गोल्डन राइस की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें चावल में विटामिन ए ऐड कर दिया जाता है। विटामिन ए यानी कि बीटा कैरोटीन, और इसी के कारण इसका रंग येलोइश कलर का होता है, तो इसको गोल्डन राइस बोलते हैं। तो जिन बच्चों में विटामिन ए की कमी होती है उनके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और आपको ये भी बता दूं कि इस गोल्डन राइस की व्यावसायिक उत्पादन की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश ये फिलीपींस ही बना था। ये बात है 2021 की। और अब आप सोचोगे मना क्यों कर रहा है? तो इसकी अदालत ने कहा कि आगे लंबे समय में जाकर के भविष्य में बच्चों पे इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। एक तो ये गोल्डन राइस और एक ये बीटी बैंगन। अभी बीटी बैंगन तो आपने कई बार सुना होगा, ये एक अनुवांशिक संशोधित फसल है। बीटी को बैसिलस थूरियनजेनिसस नाम के एक मृदा जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। और बीटी बैंगन और बीटी कपास, ये दोनों में इसी विधि का, इसी प्रोसेस का प्रयोग होता है। और इस फसल की खास बात क्या होती है कि इससे फसलों को कीटों पतंगों से बचाया जा सकता है। वो इसको खराब नहीं करते इन फसलों को, क्योंकि वो अगर इस फसल को खाएंगे तो खुद ही मर जाएंगे। देखो, फिलीपींस की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल होती है मनीला। आप जानते हो मनीला में किसका हेडक्वार्टर है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और वैसे अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी आपको फिलीपींस में मिलेगा, जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपको कटक उड़ीसा में मिलेगा। करेंसी यहाँ की फिलीपीन पीसो है। और फिलीपीन से क्या याद आ रहा है? अरे, हमारी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हमने सबसे पहले किस देश को बेची है? फिलीपींस को ही बेची है। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आइसलैंड की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? तो आंसर होगा हल्ला टॉमस डॉटिर। हल्ला टॉमस डॉटिर। तो आइसलैंड की ये प्रेसिडेंट बन गई है, हल्ला टॉमस डॉटिर इनका नाम है। और आप कह सकते हो आइसलैंड की प्रेसिडेंट बनने वाली ये दूसरी महिला है। आइसलैंड, ये रहा मैप में आइसलैंड,
कैपिटल क्या होती है? रेकियाविक, और करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। अभी हमने देखा था आइसलैंड के कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री भी बने थे और उनका नाम क्या है? बनर्जी बेनेडिक्टसन। अच्छा, ये प्रेसिडेंट का नाम याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा। अभी देखो, जब इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो कैसा मौसम है? बड़ा गर्म मौसम है। जब हम नहाने जाते हैं और ऊपर टंकी का पानी अगर गरम गरम आता है तो हम पूरे घर में हल्ला मचा देते हैं कि गर्म पानी आ रहा है, गर्म पानी आ रहा है, जाओ फ्रिज से बर्फ ला करके दो, आइस ला करके दो। फिर ठंडा पानी करोगे, फिर नहाओगे। पीने के लिए अगर ठंडा पानी नहीं मिलेगा तो फिर हल्ला मचा दोगे, गर्म पानी हो रहा है, गर्म पानी हो रहा है। तो फिर आइस निकाल करके लाओ, पानी को ठंडा करो। तो अगर आपको आइस नहीं मिलती है तो आप घर में हल्ला मचा देते हो। तो उस तरह से थोड़ा सा आप ट्रिक बना करके इसे ध्यान में रख सकते हो। बाकी प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री मैंने आपको रिवाइज करवा ही दिए हैं, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी जून 2024 में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो आंसर होगा दिनेश कार्तिक। तो अभी वरिष्ठ विकेट कीपर और बैटर दिनेश कार्तिक ने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा आईपीएल में वो आरसीबी से जुड़े हुए थे, लेकिन फाइनली उन्होंने संन्यास ले लिया। उन्होंने इंटरनेशनल मैचेस में 180 मैच खेले हैं, उसमें 3463 रन बनाए हैं। तो दिनेश कार्तिक का नाम याद में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं जून 2024 में हुए ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? तो आंसर होगा 7 मेडल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 की। भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हैं यहाँ पे, जिसमें 3 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 1 ब्रोंज है। अब ये 3 गोल्ड किसने जीते? तो डीपी मन्नू ने भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता। नैना जेम्स ने लंबी कूद में, लॉन्ग जंप में गोल्ड जीता है। और अंकेश चौधरी ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का, तो अपना लाइक जरूर दीजिएगा अगर सेशन पसंद आया तो। और दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में प्लीज एक बार शेयर जरूर कर देना, भूलना मत यार, याद दिला दिया। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम सेशन एंड करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा था संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि सेवा निवृत्त हो गई, रिटायर्ड हो गई, नाम क्या है? रुचिरा कंबोज। फिर पूछा अंतरराष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? रांची, झारखंड। फिर पूछा आर प्रज्ञान आनंद ने क्लासिकल इवेंट में पहली बार दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हरा दिया, कहाँ पे? नॉर्वे में। नॉर्वे में ये चैंपियनशिप हुई, वहीं पे। फिर पूछा भी डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? आईआईटी कानपुर। फिर पूछा दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट किसने बनाया? जापान ने। फिर पूछा केंद्र सरकार ये स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल बनाने के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च करेगी? NHCX। फिर पूछा टीसीएस किस आईआईटी के साथ मिलकर भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर लॉन्च करेगा? आईआईटी बॉम्बे। फिर पूछा कौन सा राज्य अपने स्कूली पाठ्यक्रम में एआई शामिल करेगा? तो केरल। और फिर पूछा था भी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या बताई गई? 8.2%। और आखिरी प्रश्न पूछा कि रशिया ने किस देश में मध्य एशिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की योजना शुरू की? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था भारतीय सेना ने कौन सा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम डेवलप किया? तो आंसर होगा संभव। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।